हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी कोर्स हो इनमें से, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए हर स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को ये सारे कोर्सेज मिलते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें ताकि आपको ई बुक्स और ई नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ हॉर्नबिल बुक का बुक रिव्यू। यानी आज हम जानेंगे कि क्लास 11th के इंग्लिश की जो बुक है हॉर्नबिल, उसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी पोएम्स हैं जिसे मैं आपके लिए कवर करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से स्टूडेंट्स इस ओवरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसे लिखा गया है खुशवंत सिंह द्वारा। तो खुशवंत सिंह एक बहुत ही अमेजिंग इंडियन ऑथर हैं और उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के अंदर बात की है अपनी ग्रैंड मदर की, यानी अपनी दादी की, कि किस तरीके से उनका जो बचपन में उनकी दादी के साथ जो समय बीता और उनकी दादी की जो एक जर्नी रही, उसके बारे में उन्होंने अपनी इस चैप्टर में, इस स्टोरी में बताया है। और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। एंड आई मस्ट टेल यू, हॉर्नबिल के सभी चैप्टर्स और पोएम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है, राइट। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था और इसकी जो पहली पोएम है वो है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ लिखी है शर्ली टोल्सन द्वारा। फोटोग्राफ में भी जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे पोएट हैं, उनका अपनी मदर के साथ एक क्या रिलेशन है उसके बारे में बात हुई है। ऑथर का अपनी मदर के साथ क्या रिलेशन है। दूसरा, उन्होंने समय को 3 भागों में बांटा है, 3 स्टेजेस हैं जिसके बारे में उन्होंने इस पोम के अंदर चर्चा की है, 3 स्टेजेस ऑफ टाइम। और अपनी मदर को एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी है इस पोम के द्वारा, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी पोम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये चैप्टर लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट द्वारा। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से टाइटल है, इसका मीनिंग भी बिल्कुल वही, चैप्टर में भी वही है कि किस तरीके से जहाज पर गए हुए कुछ सेलर्स किस तरीके से किसी समस्या में फंस जाते हैं और अपने आप को उस समस्या और दुविधा से बचाने के लिए उन्हें क्या एक सूझबूझ मिलती है, यूनिटी की। यूनिटी यानी एकता, कि अगर हम सब लोग साथ रहें, अगर हम लोग सब अपने आप को एनकरेज करें, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ाएं, तो हम किसी भी मुसीबत को झेल सकते हैं। फिर भले ही हम मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन हमारी मौत भी अगर होगी ना तो वो एक स्ट्रेंथ के साथ और एक मुसीबत से लड़ते हुए होगी। तो हम मरने से नहीं डरते अगर हम लोग सब साथ हैं। तो जब एक संगठन होता है, एक एकता होती है, तो मरने का या मौत का भी डर खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। और वही इस चैप्टर में हमें सीखने को, जानने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये चैप्टर लिखा है AR विलियम्स ने। बेसिकली इस चैप्टर में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट को एक ताबूत मिलता है या टूम्ब मिलता है जिसमें एक ममी के अवशेष होते हैं। ममीज़ क्या होती हैं ये तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन कितना गोल्ड उसमें मिलता है और जो ममी होती है वो किस अवस्था में मिलती है, जो अवशेष मिलते हैं उनकी क्या दशा होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। और क्या नाता है इजिप्ट से, क्योंकि ममीज़ जो होती हैं, मम्मी नहीं ममीज़, जो ममीज़ जो होती हैं वो उनका इजिप्शियन रिलेशन ही है पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जब डेथ हो जाती है, स्पेशली राजा महाराजाओं की, मैं 3000 साल पहले की बात बता रही हूँ, तो उन्हें ताबूत में बंद कर दिया जाता था उनकी डेड बॉडीज़ को। और ये मानते थे इजिप्शियंस कि जब कोई मर जाता है तो जब इस दुनिया से दूसरी दुनिया जा रहा होता है तो रास्ते में हो सकता है उसकी आत्मा को भूख प्यास लगे, और तो उसके लिए खाना पीना भी उस ताबूत में रखते थे, सोना भी रखते थे, गोल्ड भी रखते थे, क्योंकि ये भी माना जाता था कि हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क, अगर आपके पास जितने रुपए होंगे तो आप स्वर्ग में जाने की टिकट खरीद सकते हो। तो खूब सारा गोल्ड भी रखते थे और कपड़े भी रखते थे नए नए, कि भाई अगर रास्ते में कपड़े चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर ले। तो ये बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में जानेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट इज द लेबनम टॉप।
द लबर्नम टॉप क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली लबर्नम जो है एक पेड़ का नाम होता है और एक गोल्डफिंच बर्ड। तो ये जो पेड़ है लेबर्नम टॉप यानी लेबर्नम ट्री जो है और जो ये गोल्डफिंच बर्ड है, इन दोनों का आपस का क्या रिलेशन है वो जानेंगे हम इस पोम के अंदर। और ये पोम लिखी है स्टूडेंट्स टेड हग्स ने। इसको यूजर्स भी कई लोग कहते हैं लेकिन नहीं, ये हग्स ही हैं, राइट। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ द रेन। ये बहुत ही प्यारी और इनोसेंट सी पोम है स्टूडेंट्स, जिसे लिखा है वॉल्ट विटमन ने। इसमें जैसे आप पढ़ पा रहे हैं द वॉइस ऑफ द रेन यानी बारिश की बूंदों की आवाज़। जो हमारे ये पोएट हैं वॉल्ट विटमन, बेसिकली जो बारिश की बूंदों की एक आवाज़ जो होती है उसे एक धुन की तरह सुन रहे हैं और उन्हीं बूंदों से मन ही मन कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुने होंगे ना जो बारिश की बूंदों पर ही हैं, जैसे रिम झिम। तो उस तरीके से जो सॉन्ग्स हैं तो वो एक तरीके का कन्वर्सेशन है बारिश की बूंदों से। वही कन्वर्सेशन यहाँ वॉल्ट विटमन हमारे पास लेकर आए हैं द वॉइस ऑफ द रेन के थ्रू, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 4 वो है द एडवेंचर। द एडवेंचर लिखा है जयंत नार्लिकार ने। जयंत नार्लिकार ने इस चैप्टर के बारे में, एडवेंचर होता क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बहुत ही साहसी पूर्व काम, ठीक है, बहुत ही साहसी वाला जो काम होता है, बहादुरी जैसा, वैसा सा कि एक एडवेंचरस ट्रिप भी जो होती है बहुत ही। तो इस चैप्टर में एक हिस्ट्री और फिज़िक्स का एक कॉम्बिनेशन कुछ जोड़कर एक अनोखा काम करने की कोशिश करी है जयंत नार्लिकार ने, और उसी कॉम्बिनेशन जो हिस्ट्री और फिज़िक्स का ये जो कॉम्बिनेशन है उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया है, राइट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर जो हमारी पोअम है, 4th चैप्टर की जो पोअम है उस पे, जो कि है चाइल्डहुड, और इसे लिखा है मार्कस नैटन ने। मार्कस ने, चाइल्डहुड का मतलब होता है बेटा बचपन। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो बता रहे हैं कि बचपन में कुछ ऐसे हादसे, अलग अलग इंस्टेंसेस ऐसे ऐसे हुए इनके साथ, कुछ ऐसे हादसे हुए, इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से उन्होंने एक बचपन की जो मासूमियत होती है, एक अल्हड़पन होता है, एक नादानी होती है बचपन में, और वो बड़ी प्यारी भी लगती है सबको। वो मासूमियत जब खो जाती है और बचपन में ही आप बहुत ही बड़े या मैच्योर की तरह बिहेव करने लगते हैं तो मासूमियत जो आपकी चली जाती है तो वो खूबसूरती जो होती है बचपन की वो ख़त्म हो जाती है इस वजह से। उसी के बारे में बात की है कि ऐसा क्या क्या हुआ, किस किस वजह से इस पोएट ने बचपन में अपनी वो मासूमियत खोई, वो इनोसेंस को खोया, राइट। वो हम इस पोम में जानेंगे। देन स्टूडेंट्स हमारा लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 5 वो है सिल्क रोड। सिल्क रोड जो है वो सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक रास्ता है जो चाइना को वेस्ट से जोड़ता है यानी पश्चिमी देशों से जोड़ता है और बाकी के पूरे दुनिया से भी जोड़ता है, राइट। ये जो रूट है या ये जो रास्ता है जो वेस्ट से या बाकी सारी दुनिया से चाइना को जोड़ता है, तो क्या आदान प्रदान होता है, वेस्ट के जितने भी आइडियाज़ हैं, वेस्ट के या बाकी दुनिया के जो भी सामान हैं, चाहे गुड्स हों, गुड्स क्या होता है, सामान ही होता है ना, सर्विसेज, गुड्स हैं या आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से उसका आदान प्रदान चाइना के साथ हुआ, उसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी पोएम पे। पहले मैं बता दूँ सिल्क रोड को लिखा है निक मिडलसन ने। ये जो पोएम है फादर टू सन, इसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। बहुत ही शानदार पोएम है क्योंकि इसमें किसके बारे में है स्टूडेंट्स, जनरेशन गैप होता है पूरा एक पीढ़ी का अंतर, और पीढ़ी के अंतर में बात ये होती है कि जो माता पिता होते हैं और जो बच्चे होते हैं, तो माता पिता और बच्चे इन दोनों की एज में पूरा एक पीढ़ी का अंतर होता है, और यही पीढ़ी का जो अंतर होता है दोनों की विचारधाराओं में डिफरेंस लेकर आता है, अंतर लेकर आता है, और ये अंतर की वजह से ही कई बार माता पिता की अपनी बच्चों से और बच्चों की अपने माता पिता से बहस भी हो जाती है। अक्सर ये लगता है, बच्चों को ये लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं क्योंकि मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, और माता पिता को लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा सम्मान नहीं कर रहे। ये दोनों में से ही कोई भी ये बात नहीं समझ पाता है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन
सिर्फ इनकी विचारधाराओं में अंतर होने के कारण ये एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे। बस ऐसे ही एक पिता अपने बेटे से जनरेशन और पीढ़ी के अंतर को लेकर क्या डिस्कस करता है, इस पोम में हम जानेंगे। बहुत ही अच्छी और बढ़िया पोम है। स्टूडेंट्स, जितनी भी पोम्स और चैप्टर्स हमने पढ़े, मैक्सिमम इसमें जैसे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हो गई या फोटोग्राफ हो गई, मैक्सिमम जो है इसमें ट्रू इवेंट्स पे आधारित है, यानी रियल स्टोरीज़ पे आधारित है मोस्ट ऑफ देम, राइट। तो इसलिए ये बात मैं क्यों बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम हमारे हॉर्नबिल बुक में जो पढ़ने वाले हैं वो कितना ज़्यादा आप उससे सीख सकते हैं और आपकी रियल लाइफ से कितना रिलेट भी वो सब चीज़ें करेंगी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? नोट मेकिंग, नोट किस तरीके से बनाया जाता है। समराइजिंग, समराइजिंग क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल, आपके चैप्टर के आधार पर अगर मैं समराइजिंग बताऊं तो आपका जो पूरा चैप्टर है उसे कम शब्दों में लेकिन पूरे अर्थ सहित और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हो, तो एक छोटा कर देना, उसी चैप्टर को कम शब्दों में कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें शामिल करना, उसे ही कहते हैं समरी। ठीक है, एक गद्यांश भी कहा जा सकता है पैराग्राफ के तौर पे, लेकिन पैराग्राफ का कौन सा पैराग्राफ? समराइज्ड पैराग्राफ, राइट, ये छोटे रूप में, राइट। नेक्स्ट इज सब टाइटलिंग। सब टाइटलिंग क्या होती है? जो मेन टाइटल होता है उसके नीचे एक सब टाइटल भी दिया होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है सब टाइटलिंग। कि किस तरीके से किसी भी मेन टाइटल का सब टाइटल होना चाहिए, वो आपको सीखना है। देन ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन किस तरीके से होता है। लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन, और उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग, किस तरीके से आपको क्रिएटिव राइटिंग भी करनी है। अब यहाँ बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें, क्योंकि फॉर्मेट एक ऐसा है, यूँ आप इसको पूरा कैसे भी लिखेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स आना थोड़ा मुश्किल ही रहता है, लेकिन फॉर्मेट एक ऐसी चीज़ है राइटिंग स्किल्स में जो अगर सही लिखा है तो फुल में से फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आपके। तो सबसे पहले इन सभी के हम फॉर्मेट्स भी जानेंगे और किस तरीके से किस टॉपिक में किस तरीके की बातें होनी चाहिए। जैसे अगर लेटर राइटिंग की बात करूं तो फॉर्मल लेटर्स कैसे होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कैसे होते हैं, वो सब भी हम जानेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा अपना सिलेबस जो है यहाँ पर क्लियर है। और इसी के साथ ये वीडियो तो यहाँ एंड होता है। जल्द ही आपके पास ये चैप्टर वाइज और पोम वाइज ये सारे वीडियोस भी जल्दी से आपके सामने आ जाएंगे। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखें और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हुए चलें। राइट स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 11th। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे कोर्सेज क्लास 6 से क्लास 12 तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ई बुक्स और ई नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं लिंक्स, जिन पे क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। एंड लास्टली स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। और वेट कीजिए, जल्दी ही सारे के सारे वीडियोस चैप्टर वाइज आपके सामने आने वाले हैं। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात ये कि आपको अपना ध्यान रखना है। राइट स्टूडेंट्स, सो सी यू सून, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।